तो हम आगे बढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां पर ये पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। यहां पर ये चैप्टर, इसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एफ ब्लॉक में कुछ आएगा, उसका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कलर्स। ओके, मेजर पार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट से यहाँ पर रिलेटेड है। और डी ब्लॉक में जो हम सीरीज पढ़ते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, तो उसमें हमको 3D सीरीज डिटेल में पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारी चीजें। तो मैं पहले आपको एक एलिमेंट्स का एक रफ रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं कि आपको ये तो पता है कि पहले के जो दो ब्लॉक है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ग्रुप्स हम जिसको कहते हैं ग्रुप्स। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? एस ब्लॉक। उसके बाद के जो 10 ग्रुप्स है, 10 ग्रुप्स, ठीक है, वो डी ब्लॉक होते हैं। तो इसमें टोटल कितने आएंगे? 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद कौन होता है? पी ब्लॉक। इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये एस ब्लॉक कहलाता है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में? 18। तो उसमें से फर्स्ट और सेकेंड कहलाता है एस ब्लॉक, और ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक को बॉटम में अरेंज किया है, तो हम उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड है, यहां से ये बहुत सिंपल है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, जो ओल्ड नंबरिंग है इसकी, वो रोमन्स में ऐसे दी हुई है। रोमन नंबरिंग में इसको दिया है फर्स्ट ए, इसको दिया है सेकेंड ए, और डायरेक्ट थर्ड ए यहां पर रख दिया है ओल्ड नंबरिंग। और मॉडर्न आईयूपीएसी में डायरेक्ट 1 to 18 है। तो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और ये 8th ग्रुप, जिसको क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप। ओके, तो इस तरह 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और डी ब्लॉक में नंबरिंग ऐसे किया गया है कि 11 और 12 को नेम दिया है फर्स्ट बी सेकेंड बी, मतलब ए और बी दो ग्रुप में डिवाइड किया है। मतलब ए ग्रुप में एस और पी ब्लॉक को रखा गया है, और बी ग्रुप में डी ब्लॉक को रखा गया है। तो फर्स्ट बी सेकेंड बी उन्होंने 11 12 को दिया है, और उसके बाद यहां से स्टार्ट किया थर्ड बी, सॉरी, ताकि थर्ड और ये थर्ड बी मैच हो जाए उनकी वैलेंसी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ग्रुप, ओके, सेवेंथ बी, और यहां 3 ग्रुप को एक साथ नेम दिया है 8th ग्रुप। समझे आपको? तो यहां पर ए और बी में एस और पी को रखा है, और बी में डी को। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नंबरिंग थी, तो मॉडर्न आईयूपीएसी ने डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दे दिया 1 to 18। तो ये सिंपल हो गया, इजी भी जाता है। ओके, ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए। यहां पर जो पीरियड्स होते हैं वो होते हैं 7।
सेकंड, थर्ड, क्योंकि फर्स्ट वाला मैं यहाँ बता देता हूँ, ये हाइड्रोजन होता है थोड़ा शॉर्ट में, और उधर हीलियम होता है, थोड़ा स्पेस के लिए मैंने ऐसे लिख दिया उसको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो टोटल जो पीरियड्स है यानी हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 7। तो यहाँ पर ये फोर्थ रहेगा, ओके। उसके बाद ये रहेगा फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ, उसके बाद ये सेवेंथ, और बॉटम में आएगा एफ ब्लॉक। वो मैं बताता हूं आपको कैसे। यहां पूरे पीरियोडिक टेबल का इंट्रो हो जाएगा, ठीक है। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में, हीलियम फर्स्ट ग्रुप में, इनको बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। एस ब्लॉक में वैसे देखा है हमने, एक बार और बता रहा हूं मैं, ठीक है। पीरियोडिसिटी में भी देखा है। तो यहां पर ये फर्स्ट ग्रुप में ओनली, सॉरी फर्स्ट ग्रुप नहीं, हम कहेंगे फर्स्ट पीरियड। हॉरिजॉन्टल जो रहते हैं वो पीरियड्स है 7, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और वहां पर होता है हीलियम 18 ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद यहां से शुरू होता है लिथियम, बेरिलियम, जिसको अपन ने शॉर्टकट लिया था लीबे बकनोफनी, लीबे बकनोफनी, शॉर्टकट, ठीक है। कोई मीनिंग नहीं है इसका, डरो मत, गाली भी नहीं है कोई, ठीक है। तो लीबे बकनोफनी पूरा पीरियड लर्न हो जाता है। इनको भी कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड। ये कंप्लीट नहीं है ना, बीच में डी गायब है ना, डी ब्लॉक, ठीक है। ये भी दूसरा इनकम्प्लीट है। ना मगल, सी पसल अर, याद है कि नहीं आप लोगों को? तो ये क्या था? नामगल सी पसल अर। कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? नहीं याद, एक बस, बाकी लोग देखा ना हमने पहले। ये लीबे बकनो फने नामगल सी पसल। तो अभी अपना डी ब्लॉक आया ही नहीं है, मतलब डी ब्लॉक की शुरुआत कहां से है? फोर्थ पीरियड। कहां से शुरू होता है वो? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ये हमारे डी ब्लॉक होते हैं, समझे आपको? तो ये डी ब्लॉक कितने हैं? 4 है। डी ब्लॉक के अंदर पीरियड कितने हैं? 4। और शुरुआत कहां से होती है उसकी? थर्ड बी यानी थर्ड ग्रुप से। कहां से? थर्ड ग्रुप से। ये तो एस ब्लॉक वाले हैं, ठीक है। तो कुछ हम देख लेते हैं, थोड़े रिवीजन भी हो जाएगा आपका। फिर यहां से पोटेशियम था, कैल्शियम, काका, याद है आपको? काका। अब जिसके पास नहीं है उन्होंने वीडियो देखकर लिख लेना है शॉर्टकट को, ठीक है। काका, स्टीव क्रमन फेकोनिकुस, स्टीव क्रमन फेकोनिकुस। ये कितने लोगों को याद है? बहुत कम, ओके। हाँ अभी तो लगता हो अच्छा लान है, बाद में भूल जाते हैं, टाइम पे याद नहीं आता है। स्टीव क्रमन फेकोनिकुस। आगे क्या है? जागे ऐसे बरकर, जागे ऐसे बरकर। हाँ बाद में हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर कौन है? रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, रूबीसर। ये कितने लोगों को याद है? भूल गए सब? रूबीसर। और आगे का यहां से कौन सा फिफ्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक अपना शुरू होता है? कौन है? टेरियम। अरे भूल गए आप लोग? वाय झर नब मो तक रूढ़ा पड़ अगकड़ इंसान सब ते ईझे। अजीब लग रहा है? हाँ पहले मुझे बताओ कितने लोगों को याद आ रहा है कि ऐसा कुछ सुना था आपने? हाथ तो दिख रहे नहीं किसके भी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। 100 साल हो गए, हाँ ठीक है।
उसके बाद रुबिडियम के बाद कौन है? सीजियम। फिर इधर बेरियम, सबा, लाहाफ। अच्छा मैं ये नहीं लिखता हूं तो आप बोल सकते हैं आगे का। जैसे ये बोल रहे थे ना आप, अब बोलो आगे का। नहीं बगैर गाने के आप लोग बोल रहे हैं ना कुछ, हमको वैसे ही याद है। हाँ उसके आगे रेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, थेरम। हाँ और दूसरा कौन बोलेगा? नहीं सब बोल रहे थे ना, हमको याद है। हाँ और कौन बोलेगा? हाँ तो ऐसी मिस्टेक मत करो, ठीक है। तो अब यहां से जाएंगे हम ला हाफ्ताओ रिओसर, ओस्मियम भूल गए थे ना, ओस्मियम, रिओसर, पटाओ, एजी। हाँ पटाओ बोले तो अपने को एक ही वर्ड या एक ही तरफ ध्यान जाता है अपना। पटाना एक कॉमन वर्ड है ना, बिजनेसमैन भी एक दूसरे को पटाते ना, भाई ये काम कर दो हमारा, मैंने पटा लिया काम के लिए उसको, तो अपन पटाना बोले तो उधर ही जाता अपना माइंड, बस बराबर है कि नहीं है। हाँ क्योंकि वही देखते आए ना बचपन से अपन टीवी पे। हाँ तो ये है पटाओ, एजी। और आगे क्या था? बी पोएट रन, टिब्बी पोएट रन। इसको हम, ये वाले ग्रुप को हम स्पेशल अलग से डिस्कस करते हैं। पहले ये इंपॉर्टेंट, इसको आपको अभी अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। बाकी का भी पूरा जो है आप वीडियो देखकर उसको लिख लेना, क्योंकि अभी टाइम को अपने को सेव करना है। तो अभी इतना तो एटलीस्ट आपको हर एक को लर्न होना चाहिए। तो आपको याद है ये स्टीव क्रमन फेकोनिकुस, कौन है ये? स्टीव क्रमन फेकोनिकुस। वाई झरनबमो टकरूरा पड़ अक्कड़, बोलिए वाई झरनबमो टकरूरा पड़ अक्कड़, ला हाफ्ताओ रिओसर, पटाओ एजी। पक्का लर्न करना है, लर्न नहीं करेंगे डेफिनेटली आप फटाक से आंसर नहीं ला सकते, ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, ना कलर्स में, ना अनपेड इलेक्ट्रॉन में, ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। आंसर आएगा आपका, लेकिन इतना टाइम लगेगा कि उसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जिसको शॉर्टकट लर्न है वो फटाफट उंगलियों पे काउंट करता है, वाई झरनब मोटा क्रूरा पड़ अक्कड़, अग इतने नंबर पे आया, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर कितना है, इमीडिएट वो आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। वैसे तो आपको एटॉमिक नंबर्स पूरे लर्न कर लेना है, लेकिन ना भी हो तो आप लॉजिकली भी निकाल सकते हैं, अगर इतना आपको लर्न है तो। आइडिया निकाल के कैसे, अपने को तो ये तो लर्न है यहां से कि हाइड्रोजन 1 है, हेलियम 2 है, लिथियम क्या होता है 3 4, ये सबको पता है 5 6 7 8 9 10 30 तक सबने लर्न किया था, याद है आपको? 11 12, फिर यहां से कौन होता है 13 14 15 16 17 18, उसके बाद यहां पर ये 19 20, ये भी लर्न है आप लोगों को, ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो अपना जो फर्स्ट सीरीज रहेगा 4th पीरियड का, जिसको 3D सीरीज कहते हैं, वो है 21 to 30। अब ये आपको याद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, टेरियम वाई साइलेंट रहता है, टेरियम वाई डबल टी, ठीक है। अब ये टेरियम का कितना अपने को याद नहीं है, तो सिंपल, जिंक तो याद है अपने को 30 है, तो इसके बाद कितने ऐड करना है 6 + 2 एस ब्लॉक के, तो उसके बाद उसका नंबर आएगा ना 6 ऐड कर दिया आपने। अभी तो बता देता हूं मैं, 31 32 33 34 35 36। अपने को नोबल गैस तो पूरे याद है, पता है ना आपको, यहां से भी आ सकते हैं आप। 10, ये ऊपर हीलियम कितना है 2 है ना, 10 18 36 54 86, ये याद ही रखने का है नोबल गैस भी, ओके। और अपने को हैलोजेंस भी याद रखना है 35 53, क्योंकि बार बार यूज में आते हैं ये, और 85, ठीक है, ये बार बार यूज में आते हैं। खैर अभी हम यहां पर थे 36, उसके बाद ये कौन है 37, ये ऑड है, जनरली याद नहीं रहते, इसलिए आप इस तरह से उसको याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। 37 38, फिर ये 39 से शुरू होता है, ओके। 39 से
39 से 40, 1 2 3 4 5 46 47 48, यहां पर आ गया 48, इसके बाद ये रहेगा 49 50 51 52 बराबर 53 तक आ गया। ज़ेनॉन अपने को पता है 54 है, तो सीजियम कितना रहेगा 56। अब लैंथेनम शुरू होता है 57 से। तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लैंथेनम यहां पर अकेला नहीं है, यहां पर और 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि 58 से लेकर 71 तक जाते हैं। 58 से 71 कितने हो गए? 14 एलिमेंट्स, और लैंथेनम मिलाकर 15। इनको कहा जाता है लैंथेनाइड्स, तो इसको हम बाद में अलग से देखेंगे, ठीक है। लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स दोनों बोलते हैं उसको। उसके बाद डायरेक्ट ये 72 आता है। ये कैसे हुआ? एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देते टाइम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये 72, फिर 70 तो आपको ये याद रखना है 21 to 30 ये सबको याद रहता है। 39 to 48 याद कर लेने का, 39 to 48, और ये ऐसे लर्न करने का 57, उसके बाद 72 से 74 5 6 7 8 9 और 80, तो राउंड फिगर है, याद रहता है 80 बराबर है। 80 के बाद फिर ऐड करो 6, 81 82 83 84 85 86 पहले से है। फ्रांसियम कितना आएगा? 87। इधर कौन होता है? रेडियम 88। यहां आता है एक्टिनियम। एफ ब्लॉक का फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन यहां से शुरू होता है, एक्टिनियम। जैसे लैंथेनम वाले ब्लॉक में यानी थर्ड ग्रुप और 6 पीरियड में लैंथेनम के साथ और 14 होते हैं, वैसे 7th पीरियड में थर्ड ग्रुप में एक्टिनियम के साथ और 14 होते हैं, तो उनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स। 88 89, ये 89 है, मतलब 90 से लेकर 103 तक ये होते हैं एक्टिनॉइड्स। ये दोनों एफ ब्लॉक हैं। 14 एलिमेंट्स, ये 14 ये 14 28, ठीक है। फिर इसके आगे के जो है ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है, वो भी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये इतना ब्रीफ आप सभी को अच्छे से आपके माइंड में पूरा इमेज ये एकदम कैप्चर हो जाना है, इतना अच्छे से आप उसको देखना। क्यों? आप बोलेंगे क्यों, ये तो जस्ट पीरियोडिक टेबल है। नहीं, इसी के बेस पर आप पूरे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। पूरा यहां से ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, जो फोर्थ होता है ना उसमें 3D सीरीज होती है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और जो 5th वाला है उसमें 4D सीरीज, 6 वाले में 5D सीरीज होती है, और 7th वाले में 6D सीरीज होती है। वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको समझ में आएगा। तो ये आपको लर्न करना है। स्टीवोक्रमन फेकोनिकुस, स्टीवोक्रमन फेकोनिकुस 21 to 30। वाइझर नबमो तक्रूरा पड़ अक्कड़ 39 to 48। ला हाफ्ताओ रिओसर पटाओ एजी 57, देन 72 to 80। यहां का हम डिस्कस करेंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। तो इसको रब कर दूं मैं, ओके। अब हमारे दूसरा फंडामेंटल पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखना है अपने को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां हम देखेंगे डी ब्लॉक में फर्स्ट पहला 3D सीरीज का, यानी जो 4th पीरियड में है, 4th पीरियड में यानी 3D सीरीज जिसको कहा जाता है, 3D सीरीज।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। अभी आपने देखा इसका शॉर्टकट स्टीवक्रमन फेकोनिकुस। ओके, स्टीवक्रमन फेकोनिकुस। नंबर भी आपने लर्न कर लिया, वेरी सिंपल, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो जैसे स्कैंडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ पूरा स्टार्ट से 1s2, 2s2, 2p6, ये K शेल और ये L शेल हो गए 10। उसके बाद आता है 3s2, कितना हो गया 12 हो गया। उसके बाद आता है 3p6, कितना हो गया 18 हो गया। मैंने आपको बताया कि 3D से पहले 4s आता है, ठीक है। उसका एक बार फिर से मैं यहाँ छोटा सा रिवीजन ले लूँ आपको। 4s का एनर्जी 3D से कम है, इसलिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हालांकि आना चाहिए था 3s, 3p, 3d। 3d आना चाहिए था, लेकिन आ जाता है पहले कौन 4s। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 4s का जो एनर्जी है वो कम है, जिसको अपन कैसे निकालते हैं n+l। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब सब शेल का एड्रेस। ओके, तो n मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल नंबर बताता है। तो ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, और 4 वाला क्या होता है फोर्थ शेल। तो यहां पर 4s के लिए n की वैल्यू क्या है 4 और l की वैल्यू s मतलब 0। s होता है 0, p होता है 1, d होता है 2 और f होता है 3। समझा आपको? तो s की वैल्यू कितनी है 0, टोटल कितना आएगा 4। किसके लिए 4s के लिए। लेकिन अगर मैं 3d के लिए निकालता हूं तो यहां भी लिखा नहीं मैं 3d, यहां देखो 3, तो इसके लिए प्रिंसिपल नंबर कौन है n 3, लेकिन d के लिए नंबर क्या रहता 2, तो कितना आता 5। तो किसका वैल्यू ज्यादा है 3d का, इसलिए 3d का एनर्जी ज्यादा होता है। और रूल है ऑफ और हंट्स रूल जो हमने देखा, इलेक्ट्रॉन पहले कहां फील होते हैं लोअर एनर्जी में, इसलिए 4s का नंबर पहले लग गया, 3d बाद में आएगा। ओके तो ये 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 2 12 + 6 18। 21 में से 18 निकाल दो, कितना बचा 3। तो अब इसकी कैपेसिटी तो 2 की है इसकी, इसलिए 2 ही आएंगे, और बचा एक अब जाएगा 3D में, 3D 1। समझा आपको? अब बार बार इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत टाइम जाता है, मुश्किल भी है, तो उसको शॉर्ट में क्या कर देते हैं, ये 18 जो है टोटल 18 यहां से यहां तक, उसको लिखते हैं ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है 18। तो इसको यहां पर लिख देते हैं ऑर्गन, लिख दिया, मतलब ये पूरे 18 एलिमेंट्स का हो गया। अब बचा कौन सिर्फ 4s एंड 3d, तो इसको ऐसे लिखते हैं यहां पर 4s2 3d 1। अब सबके लिए हम ऑर्गन को यूज करेंगे, तो ये ऑर्गन यहां पर मैं ऐसे डैश कर देता हूं, समझ जाने का ऑर्गन है। अब बचा हुआ 22 - 18 4, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 4s2 3d 2, राइट। ओके, 23 - 18 मैं लिखूंगा यहां पर, नहीं तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। ओके, 23 वाला ऑर्गन कितना है ऑर्गन 18, 23 - 18 4s2 3d 3 हो गए 5। ओके, देन ऑर्गन 18 24 - 18 कितना बचा 6, 4s2 3d 4। ओके, तो यहां पर ये जो क्रिप्टॉन है ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड ये है,
लेकिन ऑब्जर्व जो अपने को मिलता है वो ऐसे मिलता है, ऑर्गन 18 4s1 एंड 3d5। ये ऐसे क्यों हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो S4s में आता है एक इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर आते हैं 1 2 3 4 5। ओके, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। 3d के अंदर पता है ना आपको 5 ऑर्बिटल होते हैं, क्या नाम है, XY YZ XZ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इनके नेम्स है। जैसे पी के अंदर 3 होते हैं एक्स वाई जेड। ओके, तो ये सब में एक एक इलेक्ट्रॉन इसलिए आया है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल बोलता है कि सिमेट्रिकल जो ऑर्बिटल होते हैं, सिमेट्रिकल मतलब पूरे सेम, या तो पूरे खाली रहना, एम्प्टी ऑर्बिटल बोलते हैं उसको, या तो सब में एक एक होना, उसको हाफ फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ओके, या फिर सब में दो दो रहना, उसको बोलते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल। समझा आपको, तो एम्प्टी हाफ फुल, इसमें सेम होने की वजह से सिमेट्री आती है, सिमिलरिटी। तो पूरे ऑर्बिटल सेम डिस्टेंस पर होते हैं, सब तरफ इक्वल डिस्टेंस पे। समझा आपको, जिस वजह से उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए पहले क्या था, 4s2 3d4, मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये खाली था। जब ये खाली रहेगा तो सिमेट्रिकल बनेगा क्या, सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फील्ड। क्या बोलते हैं उसको, तो इनकम्प्लीट फील्ड में डिसिमिलरिटी रहती है, एक खाली होता है तो वो डिसिमिलर रहता है और उसमें स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है। कोई भी चीज बैलेंस रही तो स्टेबल होती है ना। बीच में एक पैड है स्विमिंग पूल का या कोई और चीज का, या फिर हम कहेंगे आप सी सॉ खेलते हैं ना, दोनों तरफ इक्वल वेट रहा तो क्या रहती है, बीच में स्टेबल रहता है ना। एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हर चीज में ऐसे होता है, सिमेट्री जहां पर रहता है वहां बैलेंसिंग रहता है। समझा आपको, तो वो बैलेंसिंग के लिए, ऑर्बिटल्स को स्टेबल बनाने के लिए यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आया, तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा अपने को क्रोमियम का। समझा आपको। अब आप बोलेंगे फिर यहां के इलेक्ट्रॉन इधर दोनों क्यों नहीं आ गए, ये खाली हो गया, ये तीनों हाफ फील्ड बन गए। उतनी एनर्जी वहां पर अवेलेबल नहीं होती है उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। और कुछ चीजों को हम एम्प्टी, हाफ और फुल फील्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग थ्योरीज है, लेकिन वो आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं है। तो जो ऐसे आते हैं जहां पर आपको लगता है यहां पर भी हाफ फील्ड बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन रहा है, तो वो आपको एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि ये आपके जूनियर लेवल पर उसको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ओके, अब फिर बाद में एज यूजुअल ऑर्गन 18 25 माइनस 18 7 मतलब 4s2 3d5, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबल है ये। ओके, देन फेरस, इसका नाम फेरस है ना, इसको आयरन कहते हैं हम, Fe, ठीक है। ओके, यस 18 हो गया ऑर्गन। 26 माइनस 18 8 में से 4s2 3d6। ओके, देन ऑर्गन 18, ओके 27 माइनस 18 9 4s2 3d7, देन निकल ऑर्गन 18 4s2 3d8, देन कॉपर ऑर्गन क्या होना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन ये भी क्या है, एक्सेप्शनल। ये भी एक्सेप्शनल है क्योंकि आप देखेंगे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका 4s2 एंड 3d9, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपने को कैसे मिलेगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d के अंदर 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग स्टार्ट,
6 7 8 9, सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक अनपेयर्ड है, तो डिसिमिलैरिटी हो गई ना, मतलब स्टेबिलिटी लॉस हो जाएंगी। तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इधर, समझा आपको, तो इसको निकाल देते हैं हम। अब ये बन गया स्टेबल, क्यों? फुल फील्ड। फुल फील्ड से क्या बन गया वो? एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे क्रोमियम एंड कॉपर, समझा आपको? ओके, फिर उसका हम अलग स्टेट में भी आएंगे बाद में, ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, Zn 30, Zn कितना है? 30, ये तो सिंपल एकदम। ऑर्गन 18, 4s2, 3d 10, 3d 10। ओके, चलिए, तो हम ये थर्ड जो ग्रुप, जो थर्ड हम पीरियड देख रहे हैं, 3d सीरीज, फोर्थ पीरियड 3d सीरीज, इसी को हम कंटिन्यू पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, ठीक है? तो ये फुल फील्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पॉज, स्टॉप नहीं। अब हम यहां पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि +3 स्टेट में, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्कैन डी ब्लॉक में वैसे वो बिसाइड +3 और भी ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ठीक है? तो पहले हम डिटेल में जाते हैं, जरा ध्यान से आप देखिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, या ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान से देखिए। चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज ओवरऑल चार्ज ऑन एन एटम और आयन, हम कहेंगे उसको, ये ओवरऑल चार्ज होता है किसी भी एटम पर इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर उस पर कितना चार्ज है, एंड इट इज ड्यू टू दी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लॉस होने या गेन होने से अपने को पता चलता है। जैसे मैं कहूंगा यहां पर FeCl3, इसका मतलब क्या है कि एक Fe ने 3 Cl के साथ बॉन्ड बनाया है। Cl की कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो उसकी कैपेसिटी, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लास्ट शेल में कितने होते हैं? 7, तो कितने ले सकता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? ओनली 1, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए चार्ज आता है -1। ये एक ले सकता है -1, ये एक ले सकता है -1, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे सब, और सब किससे ले रहे? Fe से। मतलब Fe ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +1 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +2 बनेगा, 3 लॉस किया तो क्या बनेगा? +3। हालांकि अपन स्कैंडियम सीरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने Fe का एग्जाम्पल लिया यहां पर, ठीक है? इजीली समझ में आएगा इसलिए। ओके, तो ये +3 स्टेट, तो दिस इज द ओवरऑल चार्ज ऑन एन एटम, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका स्टेट क्या है समझा आपको? प्लस है, माइनस है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, गेन किया। सो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ओवरऑल चार्ज होता है। तो यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और Fe का +3 है। गेटिंग? तो जो डी ब्लॉक होते हैं ये ऑलमोस्ट पूरे +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। उसके अलावा कौन से होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है? तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि उस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा ना। तो हम अगर +3 स्टेट में अगर लिखते हैं, ये न्यूट्रल था, ठीक है? अब मैं यहां पर इसको जो है लिखता हूं 3D सीरीज को +3 स्टेट में, क्या में लिख रहे हैं हम इसको? +3 स्टेट में हम लिख रहे हैं 3D एटम्स को, 3D एलिमेंट्स को। तो ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज क्यों बोल रहे हैं इसको? लास्ट जो ऑर्बिटल है कौन है? D। देखो आप, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? 3D सीरीज। लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू D ऑर्बिटल। ये जो ब्लॉक बनाए गए ना, S ब्लॉक, D ब्लॉक,
पी ब्लॉक। ये किस वजह से बनाए गए हैं पता आपको? जिस एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर होता है उसी ब्लॉक में उसको रखा गया है। अगर कोई s ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू s ऑर्बिटल। कोई d ब्लॉक है उसका मतलब क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू d ऑर्बिटल। तो देखो इनका सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर हो रहा है? d में, इसलिए इनको d ब्लॉक कहा जाता है। और d में भी ये कौन सा है? 3d वाला, इसलिए इन सीरीज को क्या बोलते हैं? 3d सीरीज। ओके, अब +3 स्टेट का मतलब ये है कि स्कैंडियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो यहां से 2 जाएंगे, यहां से 1 जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? बोलिए। मैं लिखूंगा स्कैंडियम 3+, ऑर्गन कितना है? 18, और 4s 0। अरे भाई 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, +3, तो यहां 2 लॉस करेगा, यहां 1 लॉस करेगा। डेफिनेटली लॉस कहां से होता है? लास्ट से ही होता है ना। तो ये 2 और ये 1 लॉस किया है, तो 4s 0, 3d 0। समझा आपको? मतलब मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, 4s 0 एंड 3d 0, गेटिंग इलेक्ट्रॉन लॉस। एम्प्टी ऑर्बिटल, स्टेबल भी है। ओके, देन स्कैंडियम के बाद हम लिखते हैं टाइटेनियम 3+। जरा ध्यान से, फिर एक्सेप्शंस की तरफ आएंगे अपन प्रैक्टिस के लिए। ओके, टाइटेनियम ऑर्गन 18, 3 लॉस किया है, यहां से 2, यहां से 1, तो क्या बनाएगा? 4s1 3d 0। मतलब सिर्फ यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां के और इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वेनेडियम 3+ स्टेट में क्या बनाएगा? ऑर्गन 18, 4s2 3d 0। तो यहां से उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, सॉरी 3 4 5। ओके, यहां से 2 लॉस, यहां से कितने लॉस किया है? 3, तो यहां पर कितना आएगा? 2। समझा आपको? 4s2 3d 0, गेटिंग? ओके, चलो अब आते हैं हम क्रोमियम में। क्रोमियम +3 स्टेट में क्या बनाएगा? यहां से 3 गया तो 1 बचेगा और ये 2, 4s2 3d 1। तो यहां पर अपने को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा d के अंदर। ओके, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। क्रोमियम के बाद कौन है? मैग्नीज Mn। अब +3 स्टेट में 4s2 3d 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। हंट्स रूल के हिसाब से सिंगल सिंगल आते हैं, अगर ऑर्बिटल खाली रहा तो पहले सिंगली फिल होते हैं, बाद में पेयरिंग होता है। ठीक है, ओके। देन Fe 3+ स्टेट में 4s2 3d 3, तो इसके पास यहां पर, इसको ध्यान से देखो, ये आपको कोऑर्डिनेशन में भी काम में आएगा। ये रिलेशन पूरा वहां पूरा इसी का यूज है, ऑर्बिटल्स का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा डी ब्लॉक पे डिपेंड है, पूरा कंप्लीट, इसलिए ध्यान से। ओके, इसलिए मैं सारे ड्रॉ कर रहा हूं, वरना मैं शॉर्ट में एक बताऊंगा आपको और वाइंड अप कर दूंगा एक टॉपिक, लेकिन थोड़ा डिटेल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कोऑर्डिनेशन फास्ट हो जाएगा अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहे तो। आपके वहां बेसिक लेना नहीं पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो यहां पर 3d 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहां पर और 2 एम्प्टी है। अब उसके बाद कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट +3 स्टेट में तो क्या बनाएगा? 4s2 3d 4। यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर आएंगे 1 2 3 4। ओके, उसके बाद कौन है? निकल। अब निकल का यहां पर आप देखेंगे ये 4s2 है और ये 3d कितना है? 8। ओके, तो ये लोग कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी हम कॉमन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? 4s2 3d 5। हाफ फील्ड है, मतलब स्टेबल होता है। यस, स्टेबल रहेगा।
ओके, उसके बाद कौन है? कॉपर। कॉपर +3 मिलता है, कभी आपने देखा है? एक्सेप्शनल होता है ना? हाँ होता है, लेकिन Cu2 + Cu+1 दिखता है आपको आमतौर पर, है ना? तो वो मैं आपको बताता हूं अभी ये होने के बाद। 4s2 3d6। उसके बाद कौन है? जिंक। 4s2, हाँ ये आसानी से नहीं दे सकता है, तो नॉर्मली Zn+2 में ही रहता है। उसका रीजन ये है कि वो 4s के इलेक्ट्रॉन यहां पर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है? यस, कंप्लीट फील्ड उसकी बाकी रखता है वो, इसलिए यहां पर आपको दिखेगा जो जिंक है Zn वो +2 स्टेट में रहेगा, +3 नहीं। डेनियल सेल में भी यूज किया ना? ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट का पिरामिड, जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि एक्सेप्शनल स्टेट्स कौन कौन देने वाला है। ठीक है, तो इसको पॉज करते हैं हम। नाउ सी हियर, स्कैंडियम सीरीज मीन्स 3D सीरीज shows exceptional oxidation states, means other oxidation states beside +3 state। +3 स्टेट के अलावा भी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम सीरीज देता है। उसको आप कैसे याद रखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट का पिरामिड कहते हैं। इस टी वो क्रमन फे को नी कुज, थोड़ा स्पेस कम यूज किया है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए इसको। थोड़ा सिस्टमेटिकली बता देता हूँ, नहीं तो और आप उसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, चलो, तो यहां से हम लेते हैं इस टी क्रमन फे को नी कुज। ओके, +3 सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 +3 +3 +3 +3, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक्सेप्शनल +2। ओके, पिरामिड ऐसे बनता है। यहां पर स्कैंडियम +3 स्टेट देता है और टाइटेनियम +3 एज वेल एज +4। +4 स्टेट आप देख सकते हैं, यहां पर टाइटेनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उसको लॉस करने के बाद पूरे एम्प्टी हो जाएंगे, तो और ज्यादा स्टेबल मिलेगा अपने को। मतलब हम बोल सकते हैं स्कैंडियम +4 इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम +3। समझा आपको? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, पूरे एम्प्टी है ना, एक और लॉस हो गया तो गेटिंग, तो ये +4 देता है। याद रखना बड़ा आसान है, ये भी देता है +4 एज वेल एज +5। वेनेडियम को +5 में देखिए, ज्यादा स्टेबल मिलेगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर लेगा। तो वेनेडियम इस कंडीशन में भी हाफ फील्ड है इधर, और जब 2 लॉस कर देगा तब भी पूरा एम्प्टी रहेगा। समझा आपको? तो दोनों कंडीशन में स्टेबल है वो, +3 एज वेल एज +4 सॉरी +5। मतलब +4 के कंपैरिजन में +3 और +5 में वो ज्यादा स्टेबल है। गेटिंग? ओके, क्योंकि उसको मिल रहा है ना डी एम्प्टी फील्ड, और दूसरे केस में भी एम्प्टी फील्ड। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये +3 +4 +5 +6, क्रोमियम होता है +6 में, अपने को पता है। +6 में क्या होगा? ये लॉस कर देगा क्रोमियम। अरे बोलिए ना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है इसको? 3 और 3 निकालना है इसको। तो वो तो ये 3 तो यहां से जाएंगे ना, यहां से और यहां से। उसके पहले कौन है उसके पास? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका? अरे भाई इसके ऊपर लिखा हुआ था ना, मैं निकाल दिया। 1s2 2s2 2p6, ये ऑर्गन है ना। देन 3s2 3p6। उसके बाद कौन है? 4s 4d सॉरी 3d, ये तो चेंज होते रहेगा अभी जो देख रहे हैं हम। इसके पहले कौन है? 3p। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस किया p ने, तो उसके पास क्या बचेगा? 3p 3। अरे भाई इधर से 3 गए तो +3, इधर से 3 गए तो +6, बराबर है ना। तो 3p 3p क्या है? हाफ।
अरे बराबर है कि नहीं है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो क्रोमियम +6 में बहुत अच्छा रहता है। क्या आपको याद है K2Cr2O7? अरे K2Cr2O7 याद है ना? मैं भी एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, ठीक है? जरा ध्यान से देखो। मैग्नीज +4 +5 +6 +7, ये स्टेट में भी स्टेबल है ये +6 एज वेल एज +7। ओके, मैग्नीज का अपनी सीरीज में सबसे ज्यादा है, और पूरे डी ब्लॉक में ऑस्मियम +8, ठीक है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट किसका है? ऑस्मियम का, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। +4, अब रिवर्स आ रहे हैं, +4 +5 +6। ये कुछ इसमें लेस स्टेबिलिटी रहती है, उसके रीजंस अलग है, वो आपको नहीं है, तो उसको आप सिर्फ याद रखिए ऐसा, ठीक है? आयरन +6 तक होता है, लेकिन बेस्ट कौन सा है उसका? +3 एंड +2। क्या आपको पता है? +3 फेरिक, +2 फेरस। चलो आ जाइए Fe के पास। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो डेफिनेटली ये क्या बनाता है? एम्प्टी फील्ड। क्या बनाता है? एम्प्टी फील्ड। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है Fe, तो क्या बनाएगा? एम्प्टी फील्ड। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इनकम्प्लीट फील्ड है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Fe2+ रहेगा, यस? तो इसलिए कहा जाता है फेरिक इज मोर स्टेबल देन फेरस, क्योंकि +2 स्टेट में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा ना यहाँ पर, तो हाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही ना, लेकिन +3 में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इसलिए बोलते हैं +3 इज मोर स्टेबल देन +2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट +4 +5, रिवर्स जा रहे हैं अब यहां पर +4। कॉपर नहीं देता है, ये +3 देगा। कॉपर के अपने को जो मिलते हैं और ज्यादा स्टेबल स्टेट +2 +1, ये आपको याद रखना है। Zn ओनली +2, क्योंकि ये फुल फील्ड है, नॉट पॉसिबल टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फुल फील्ड स्टेबल ऑर्बिटल। समझा आपको? तो ये आपको एक्सेप्शंस याद रखना है। ओके, ये इसको आप लिख लेंगे, ठीक है? या इसको इमेज ले लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे इसके एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। पॉज, इसको हम कंप्लीट ही कर देते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा रेडॉक्स की तरफ आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इससे रिलेटेड है और इस पर क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+। मीन्स अगर कोई रिएक्शन है तो प्रेफरेंस ये होगा कि Fe2+ अपने आप को ट्राई करेगा Fe3+ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? जैसे हम बोलेंगे दिस रिएक्शन इज फिजिबल एंड इजी। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर FeCl2 कन्वर्टिंग इनटू FeCl3, गुड रिएक्शन। समझा आपको? लेकिन अगर मैं लिखूं FeCl3 से FeCl2 तो आप बोलेंगे बैड रिएक्शन, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी वहां पर नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम कहां पर देखते हैं? नाइट्रोजन टेस्ट, पर्शियन ब्लू कलर जो आता है, फेर्रोसाइनाइड, पता है ना आपको? तो उसमें Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होता है। याद है आपको? नहीं है याद तो जाकर देखो नाइट्रोजन टेस्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स में प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। तो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इस चैप्टर में 11 के टेक्निक्स में जाइए आप, उसमें जाइए आप क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में नाइट्रोजन टेस्ट, नाइट्रोजन टेस्ट में है पर्शियन ब्लू कलर वाला लेसाइनेस टेस्ट, पता है ना आपको? तो वहां पर वो +2 से +3 में कन्वर्ट होता है, उस पर क्वेश्चन भी आया है पहले, ठीक है? चलिए, वैसे ही आप यहां पर देखेंगे कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 29 है ना, 2s डायरेक्ट ऑर्गन लिख देते हैं, ऑर्गन 18 हो गया। ओके, क्या बचा? 18 हो गए, 29 में से चले गए। 4s2 3d9, 3d9। और एक्सेप्शन क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाता है, 4s1 3d10। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना उसके लिए इजी है ना, बराबर है कि नहीं है?
मतलब +1 स्टेट में ये अच्छा स्टेबल होता है +2 से, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लॉस हो जाएंगी ना, फुल फील्ड जो था। गेटिंग? इसलिए +1 में ज्यादा स्टेबल होता है। समझा आपको? क्यूप्रिक, क्यूप्रस, समझा आपको? तो यहां पर ये आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आप उसको पहचान सकते हैं। ठीक है? ओके, गेटिंग? ओके, अब इसमें आपको फिर एक बेसिक पॉइंट की तरफ आते हैं हम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जाना चाहता है तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है या लॉस करना है? लॉस, क्योंकि एक लॉस किया तो +1, 2 लॉस किया तो +2, 3 लॉस किया तो +3, तो इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना है यहां से, तो बनेगा +3, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। समझा आपको? बैलेंस भी है ना, ये +2 है और ये +3 -1 +2 दोनों बैलेंस, तो इलेक्ट्रॉन लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन होता है, Fe2 प्लस का, फेरस का Fe2 प्लस का क्या होता है? इजीली ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कंसेप्ट भी जाने का, रिवर्स बैक देखते जाने का, कि Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज इजीली एज कंपेयर टू Fe3 प्लस, कि Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन इजीली होता है। दूसरा हमने कहा कि Cu+1 ज्यादा स्टेबल है, तो Cu2 प्लस आसानी से कन्वर्ट होता है Cu+1 में, स्टेबल स्टेट है इसलिए, और यहां पर अपने को +2 से +1 जाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। समझा आपको? +2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो +1 बनेगा ना, +2 -1 +2 -1 +1, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम बोलेंगे कि Cu2 प्लस का अच्छे से रिडक्शन होता है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब सामने वाले का क्या कर रहा है वो? रिडक्शन, मतलब इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी पॉइंट अपने को पता चला। समझा आपको? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, मतलब इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इसका रिडक्शन हो रहा है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीजें याद नहीं रहती है, छोटी छोटी है, तो उसको लिखकर प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से स्टेबिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है? अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम यूजुअली देखते हैं आपके बुक्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल CrO3 क्रोमिक एसिड, देखा हमने? ओके, तो बेसिक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको लर्न होना चाहिए। हाइड्रोजन यूजुअली होता है +1, जरूरी नहीं है, यूजुअली होता है +1। ऑक्सीजन होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -2, है ना? हेलोजन जितने भी होते हैं -1 होते हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए नाइट्रोजन पर -3 जनरली होता है चार्ज, सल्फर 2- होता है। ये बेसिक एलिमेंट्स है, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन 2- है तो हाइड्रोजन के साथ वो माइनस है, क्योंकि उसकी निगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। लेकिन फ्लोरीन से कनेक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन +2 है, क्योंकि वो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि F की निगेटिविटी उससे ज़्यादा है। तो मैंने कहा था आपको बेसिक एलिमेंट्स की निगेटिविटी सबने लर्न करना है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एटलीस्ट इतने आपको मालूम होना चाहिए। 4, 3.1, 2.8, 2.6, और इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन 3.5, 3, 2.5, 2.1, एटलीस्ट इतने सबको लर्न होना चाहिए। ठीक है? ओके, तो ऑक्सीजन का स्टेट कितना है? -2 × 3, 3 ऑक्सीजन है ना, कितना आएगा आंसर? -6। तो ये -6 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अकेला क्रोमियम है, तो क्रोमियम का स्टेट यहाँ कितना होना चाहिए? +6। समझा? तो सिस्टमेटिक लिखते हैं उसका पूरा फॉर्मूला, X = ये अपन डायरेक्ट देख रहे हैं और कुछ मुश्किल नहीं है, पहचान सकते इजीली। ठीक है? ओके, KMnO4 ऑक्सीजन का कितना है? -2 × 4 कितना आएगा? -8।
और K का कितना है +1। पोटेशियम फर्स्ट अपन ने अभी देखा ना पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी है सबका रहता है +1 और सेकेंड ग्रुप में +2, तो ये पोटेशियम +1 है, बराबर है कि नहीं है? तो Mn कितना होना चाहिए? अगर ये -8 है, -8 और +1 -7, अब -7 को बैलेंस करना है तो Mn +7, ये +7 स्टेट में होता है और ये देखा भी हमने, बराबर है? ओके। K2Cr2O7, K2Cr2 O पर चार्ज क्या है? -2, 7 बोले तो -14 और ये पोटेशियम का +2, बराबर है? -14 +2 -12 -14 +2 कितना आएगा? -12। -12 को बैलेंस करने के लिए +12 कितने को देना है? 2 Cr को देना है, 2 करोड़ नहीं है, 2 क्रोमियम। और समझाए क्या? तो एक के हिस्से में कितना आएगा? तो +12 है, एक को मिलेगा +6। समझा आपको? तो इस तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, उसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा, लिखकर समझना पड़ेगा, डायरेक्ट देखने से नहीं होता, राइटिंग वर्क जरूरी है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट यहां पर हो गया है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट देखा हमने अभी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से हम मालूम करेंगे कलर ऑफ द एलिमेंट्स, उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखते हैं। स्टॉप।